नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc फाइनल ईयर के लिए बात कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग था, जो हम यूनिट कर रहे थे उसका बिल्कुल छोटा सा टॉपिक पेंडिंग है। आज हम उसको फिनिश करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो रहेगी, मतलब ट्यूसडे की जो वीडियो रहेगी वो BSc सेकेंड ईयर के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे इसी टॉपिक के ऊपर जो हम पहले से डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में देखिए हम बात कर रहे थे BSc फाइनल ईयर, BSc थर्ड ईयर में BIC के बारे में। BIC मीन्स बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान। इस जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम काफ़ी चीज़ों के बारे में स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले हमने जैव अकार्बनिक या बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा के बारे में बात की कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उस डेफिनेशन के अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी कि मनुष्य या कोई भी जीवित जीव है, किसी भी प्रकार का लिविंग बींग्स है, कोई भी सजीव जो है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, परिसंचरण और बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में जब हम किसी ऐसे तत्व का प्रयोग करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक है, फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप के मेटल्स, फॉर एग्जांपल कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो उनकी भूमिकाओं का, उनकी पार्टिसिपेशन का जो अध्ययन किया जाएगा उसे हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि जो ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इस केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं। कुछ एलिमेंट्स को हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं, जिनकी बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। और कुछ एलिमेंट्स को हम कहते हैं गुरु तत्व, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद में हमने बात की थी मेटल एंजाइम्स के बारे में, लिक्विड धातु पोरफायरिन वलय क्या होती है, पोरफायरिन रिंग क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मेटल पोरफायरिन वलय कौन सी होती है, और मेटल पोरफायरिन वलय के हमने दो एग्जांपल किए थे। एक एग्जांपल हमने किया था क्लोरोफिल, और जो उसका नेक्स्ट वन एग्जांपल था वो हमने किया था हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्लोरोफिल में हमने ये देखा था कि ये जो पौधे हैं, पौधों की जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, उसमें काम आता है। जबकि हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ साथ इसी के जैसा एक और होता है, उसे मायोग्लोबिन कहते हैं। तो ये जो दोनों हैं, ये ऑक्सीजन के परिवहन, मतलब उसके ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के काम में आते हैं। मायोग्लोबिन कोशिकाओं में रहता है और वहाँ पर ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है, जबकि हीमोग्लोबिन फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक रक्त की आपूर्ति करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है। ठीक है, मतलब रक्त के अंदर रहता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है। उसके बाद हमने साइटोक्रोम सी के बारे में बात की। साइटोक्रोम सी क्या है? साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन परिवहन के लिए एक तंत्र की तरह कार्य करता है, जिसमें Fe होता है और वो Fe+2 से Fe+3 में बदलता रहता है। उसके बाद हमने हेमरथ्रिन के बारे में बात की। हेमरथ्रिन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जो निम्न जाति के कुछ जलीय जीवों में पाए जाते हैं, जिनका संपूर्ण शरीर ही श्वसन का कार्य करता है, तो उनमें श्वसन के रूप में हेमरथ्रिन पाया जाता है। उसके बाद हमने बात की थी वेरियस टाइप ऑफ मेटल्स की, अलग अलग प्रकार की मेटल्स की, बेस मेटल या एल्कलाइन बेस मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन सभी के बारे में बात की। सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात की, मैग्नीशियम कैल्शियम पंप के बारे में बात की। ये पंप जो हैं ये विभिन्न प्रकार के जीवों के तंत्रिका तंत्र, इसके अलावा उनके जो BP वगैरह है उसको कंट्रोल रखते हैं, शरीर में हार्मोन्स वगैरह को कंट्रोल रखते हैं, इन सभी के ऊपर ये सब कार्य करते हैं। उसके बाद हमने अलग अलग प्रकार के और तत्वों के बारे में बात की, जैसा कि आयरन किस काम में आता है, आयरन कहाँ पर है, मैग्नीशियम किस लिए है, फास्फोरस कहाँ पर पाया जाता है हेपेटाइट वगैरह के रूप में, फ्लोरीन किस प्रकार से पाया जाता है, क्लोरीन किस प्रकार से पाया जाता है, लिथियम किस प्रकार से पाया जाता है और कितनी इनकी मात्रा की आवश्यकता होती है, और कहाँ कहाँ ये काम करते हैं, कॉपर कहाँ पाया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हमारे इस यूनिट के लास्ट टॉपिक के बारे में, और वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो क्या है? वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब हम ये जानते हैं कि वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, और समस्त जीवधारियों के, चाहे हम पौधों के बारे में बात करें, चाहे हम मनुष्य के बारे में बात करें, चाहे हम और बड़े सजीवों के बारे में बात करें,
इन सभी का जो शरीर है ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजन से, कहीं ना कहीं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सभी जीवधारियों का शरीर किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से। प्रोटीन किसमें टूट सकते हैं? प्रोटीन टूटते हैं अल्फा अमीनो अम्ल में, और अल्फा अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। एक बार वापस देखिए, जीवधारियों का शरीर किससे है? जो लिविंग बींग्स है उनका शरीर किससे निर्मित है? प्रोटीन से। प्रोटीन किसके अंदर टूट जाते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल के अंदर टूट जाते हैं, और अल्फा अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन आवश्यक रूप से पाया जाता है। अमीनो समूह ये होता है NH2, इसको अमीनो समूह बोलते हैं। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर आवश्यक रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक है, तो उसी प्रकार से नाइट्रोजन भी हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो नाइट्रोजन वातावरण में बहुत है, लेकिन उस वातावरण के नाइट्रोजन को पौधे जीव डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो N2 के रूप में है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है ऐसी क्रिया जिसमें वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको ऐसे यौगिकों के अंदर बदल दिया जाए जो कि पौधों के ग्रहण करने लायक हों, जिसको पौधे ग्रहण करके अपना शरीर का निर्माण कर सकें, और उसको आगे जब अन्य प्रकार के जीवधारी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो हमारे यहाँ पर सबसे बड़े प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहे हैं। सब जो प्रोड्यूसर या उत्पादक केवल एक ही चीज़ है, वो क्या है? प्लांट्स। उसके बाद में फिर फर्स्ट जो फूड चेन चलती है उसमें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरीके के अलग अलग प्रकार के जो है वो आते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो है वही है, तो उसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। तो हम यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है उसको देखिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 2015, 16, 17, 14, 13 सभी में लगातार ये क्वेश्चन आया है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसके बाद में भी 2018-19 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वायुमंडल में 80% नाइट्रोजन है, और जीवों में भी प्रोटीन के आवश्यक अंग के रूप में नाइट्रोजन होता है। अर्थात जितने भी जीव हैं सभी को नाइट्रोजन की आवश्यकता है। अब नाइट्रोजन प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। कितना उपलब्ध है? 80% प्रकृति में उपलब्ध है। लेकिन कठिनाई की बात यह है कि कोई भी जीव वायुमंडल से नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकता, कुछ बैक्टीरिया वगैरह को छोड़कर। इसका कारण क्या है? अब कोई भी जीव नाइट्रोजन को, वायुमंडल के अंदर है, तो कोई भी जीव इस वायुमंडल की नाइट्रोजन को कोई भी जीव सीधे नहीं ले सकता, कुछ बैक्टीरिया वगैरह को छोड़कर। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसकी अक्रियता। मतलब ये लगभग अक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अक्रिया होती है, लेकिन ये लगभग अक्रिया होती है, इस वजह से बहुत कम क्रियाएं करती है। इसका कारण है इसकी अक्रियता, जो नाइट्रोजन के विशेष विन्यास के कारण होती है। अब विशेष विन्यास का इसमें मतलब क्या है? हमने जो पढ़ा है, एक BMO होता है, एक ABMO होता है। 2 टाइप के होते हैं, एक बंदी आणविक कक्षक होते हैं, एक अबंदी आणविक कक्षक होते हैं। तो बंदी अणुकक्षक सारे के सारे भरे रहते हैं, और विपरीत बंदी अणुकक्षक जो होते हैं वो सारे के सारे रिक्त रहते हैं। तो बंदी आणविक कक्षक जब सारे के सारे भरे रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में जो नाइट्रोजन है उसका विन्यास इस प्रकार का हो जाएगा कि वो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए पर्याप्त एनर्जी उसको नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसी स्थिति में वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। नाइट्रोजन को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होती है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो देखिए इसके 3 बॉन्ड हैं, तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो इसी वजह से लगभग अक्रिय प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, उसको देखिए ध्यान से। देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उन नाइट्रो यौगिकों में परिवर्तन जो जीवन के लिए आवश्यक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उन नाइट्रो यौगिकों में परिवर्तन कर देना जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। जैसे पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छे नाइट्रोजन के यौगिक कौन से होते हैं? अमोनियम लवण होते हैं, NH4+। ये पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छे प्रकार के नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की विधियों से संपन्न हो जाता है। कृत्रिम, प्राकृतिक जो विधि है उसमें जब बारिश होती है, बिजलियां चमकती हैं, उस टाइम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जा सकता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं, जबकि कृत्रिम विधियां आपके सामने यहाँ पर है। तो देखिए होता क्या है नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन को किसके अंदर बदल देना? नाइट्रोजन को जीवों के काम आने वाले
जीवों के काम आने वाले यौगिक में बदलना, यौगिक में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उन नाइट्रो यौगिकों में परिवर्तन कर देना जो कि जीवन के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन के यौगिक अमोनियम लवण अत्यंत महत्वपूर्ण है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दोनों प्रकार की विधियों से किया जा सकता है। सबसे पहली विधि है बर्कलैंड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड में बदलना। देखिए, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन सब ऑक्सीकरण होता है डायरेक्ट इसमें। नाइट्रोजन विद्युत आर्क की उपस्थिति में, ये विद्युत आर्क मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाएगा, डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं होती। अगर ये रिएक्शन डायरेक्ट ही पॉसिबल होती तो वायुमंडल में भी हो जाती, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से संपन्न होगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर ऑक्सीकरण होगा तो NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके HNO3 का निर्माण करेगी। तो इसको बोलते हैं बर्कलैंड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करना। नेक्स्ट हैपर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, बहुत महत्वपूर्ण विधि है और बहुत बार इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। हैपर विधि अमोनिया का निर्माण N2+3H2 उच्च ताप FeM उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है और अमोनिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। ओस्टवाल्ड विधि में क्या होता है, जो हैपर विधि से प्राप्त अमोनिया है, इसी अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे। बर्कलैंड विधि से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो NO बन जाएगा 6H2। अब ये NO क्या करेगा, वापस यहाँ चला जाएगा। ये जो NO यहाँ पर बना हुआ है ये वापस यहाँ पर जाएगा और वापस किसका निर्माण कर देगा, नाइट्रिक एसिड का। मतलब सबसे पहले जो अमोनिया बनी उस अमोनिया को किसके अंदर बदल दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड में। अब नाइट्रिक ऑक्साइड को वापस बर्कलैंड विधि द्वारा हम किसके अंदर बदल देंगे, जो हमारा कंपाउंड है HNO3 उसके अंदर उसको चेंज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नाइट्रोलियम। नाइट्रोलियम क्या होता है, नाइट्रोलियम होता है कैल्शियम साइनेमाइड और कैल्शियम साइनेमाइड को लिखा जाता है CaCN, कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड एक उत्प्रेरक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, फसलों के अंदर इसका उपयोग होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या होता है। तो कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण इसमें किया जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है नाइट्राइड का निर्माण। नाइट्राइड होता है मेटल नाइट्राइड को ऐसे लिखते हैं Mn, ठीक है, जिसके अंदर मेटल और उसके साथ में नाइट्रोजन हो उसको मेटल नाइट्राइड बोलते हैं। तो ये नाइट्राइड है। मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम धातु में यदि नाइट्रोजन प्रवाह में इसको गर्म किया जाए, देखो ये एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम को नाइट्रोजन के प्रवाह में गर्म कर दिया तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का निर्माण हो गया। अब इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड की अभिक्रिया जब हम किसके साथ में करवाएंगे, जल के साथ में, तो ALOH की थ्राइस और अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाएगी। सेम टू सेम प्रोसेस किसके साथ किया जाएगा, मैग्नीशियम के साथ। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड को जल अपघटन द्वारा, हाइड्रोलाइसिस द्वारा किसके अंदर बदल जाता है, अमोनिया में, और अमोनिया पादपों के लिए अमोनियम लवण में बदलकर पादपों के काम में आ जाती है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस प्रकार से किया जाता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तब तक आप ये दो रिएक्शन हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। बस ये आपको ध्यान रखना है, जब द्रवित वायु से प्राप्त नाइट्रोजन उच्च दाब 700 कैल्शियम कार्बाइड पर से गुजारा जाता है तो कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है। अब इसको कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण CaCN है। देखिए, अब इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बाइड है वो ये होता है CaC2 प्लस किसके साथ अभिक्रिया करेगा, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो CaCN बन जाएगा और प्लस कार्बन बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड और ये 700 डिग्री सेल्सियस पर ये अभिक्रिया संपन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया करेगा, CaCN कैल्शियम साइनेमाइड जिसको नाइट्रोलियम बोलते हैं। इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो नाइट्रोलियम होता है। इस प्रकार से आप एक बार इनकी रिएक्शंस को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने इसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं प्रकृति में किस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है इसी के ऊपर निर्भर करता है। नाइट्रोजन लेग्युमिनेसी का मतलब है, लेग्युमिनेसी एक फैमिली होती है दलहनी फसलें। दलहनी फसलों का मतलब होता है ऐसी फसलें जिनसे हमें दाल प्राप्त होती है। मटर है, मूंग है, मोठ है, इन सभी में चना है, तो ये सारे के सारे इसी के होते हैं।
लेग्यूमिनेसी जो पौधे हैं, अब लेग्यूमिनेसी जो पौधे हैं उनकी जड़ों में गांठें होती हैं, इस प्रकार से उनकी जड़ें, ठीक है, इस प्रकार से उनकी जड़ें होती हैं। और उन जड़ों के ऊपर क्या होती है, देखिए इन जड़ों के ऊपर क्या होती है, इन जड़ों के ऊपर होती है गांठें। जैसे यहाँ पर एक गांठ होगी, 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 यहाँ पर गांठें होती है। अब इन गांठों के अंदर क्या होता है, इन गांठों के अंदर पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु। इन गांठों के अंदर क्या पाए जाएंगे, राइजोबियम जीवाणु पाए जाएंगे। क्या पाया जाएगा, राइजोबियम, राइजोबियम, ये ग्रंथि या गांठों का निर्माण करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर पाए जाएंगे। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। इसीलिए गेहूं के साथ चने की फसल बोई जाती है, क्योंकि गेहूं को जो नाइट्रोजन की जरूरत है वो चने की फसल की जो ग्रंथि है, जो जड़ है, उसकी गांठ है, उसके अंदर बैठा हुआ जो राइजोबियम है उसका स्थिरीकरण करके और जमीन को उपलब्ध करवा देगा। 1960 में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एक एंजाइम की खोज हुई जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेस। 1960 में एक नाइट्रोजिनेस जो बैक्टीरिया को एवाइविया बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम पास्टोरिनियम से प्राप्त किया गया था। 1960 में इसकी खोज हुई नाइट्रोजिनेस की। नाइट्रोजिनेस किससे प्राप्त किया गया, क्लोस्ट्रिडियम पैस्टोरिनियम, क्लोस्ट्रिडियम पैस्टोरिनियम से इसको प्राप्त किया गया है, ठीक है। अब ये एवाइविया मतलब एनारोबिक टाइप का बैक्टीरिया था जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम नहीं करता, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति काम करता है। अब जो नाइट्रोजिनेस होता है, नाइट्रोजिनेस के दो भाग होते हैं, एक होता है मोलिब्डोफेरेडॉक्सिन और एक होता है एजोफेरेडॉक्सिन। दो भाग होते हैं, एक होता है मोलिब्डोफेरेडॉक्सिन और एक होता है एजोफेरेडॉक्सिन। मोलिब्डोफेरेडॉक्सिन का मतलब क्या है, जिसमें मोलिब्डेनम और आयरन दोनों है। मोलिब्डोफेरेडॉक्सिन मतलब मोलिब्डेनम भी है और आयरन भी है। भूरे रंग का, वायु के प्रति संवेदनशील है, प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसकी संरचना में 2 एमओ परमाणु होते हैं, 24 से 36 एफई परमाणु होते हैं, 24 से 36 सल्फर परमाणु एक प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। और इसका अणुभार कितना होता है, 2,25,000 के आसपास, 2,25,000 के आसपास, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, 2 मोलिब्डेनम परमाणु है, 24 से 36 इसमें आयरन परमाणु है, 24 से 37 इसमें सल्फर परमाणु है जो एक प्रोटीन के साथ में जुड़े रहते हैं। दूसरा है एजोफेरेडॉक्सिन। एजोफेरेडॉक्सिन में Fe होता है अकेला, ये होता है भूरे रंग का, ये होता है पीले रंग का, तथा वायु के प्रति संवेदनशील है। दोनों ही वायु के प्रति संवेदनशील हैं। इसके अंदर क्या होता है, यह फेरेडॉक्सिन का व्युत्पन्न होता है और इसका अणुभार कितना होता है, 50,000 से 70,000 तक। नाइट्रोजिनेस के सक्रिय भाग की संरचना जो है यहाँ पर है, इसको हम देखते हैं। देखिए ये नाइट्रोजिनेस के सक्रिय भाग की संरचना है। देखिए इस सक्रिय भाग में आपको एक चीज ये दिखाई दे रही है, एक चीज ये दिखाई दे रही है, पूरी सक्रिय भाग है इसका। यहाँ पर मोलिब्डेनम है, इस मोलिब्डेनम के साथ नाइट्रोजन जुड़ता है। इस मोलिब्डेनम के साथ मोलिब्डेनम है, आयरन भी होता है, सल्फर भी होता है, सभी कुछ इसमें है नाइट्रोजिनेस एंजाइम के अंदर, ठीक है। अब इस एंजाइम को निम्न रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है कि किस प्रकार से काम करता है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर इसको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से काम करता है। ये देखिए ये है एमओएफई प्रोटीन सारा का सारा, ठीक है। एमओएफई प्रोटीन है जिसको हम मोलिब्डेनम फेरेडॉक्सिन प्रोटीन बोलते हैं। और ये अकेला एफई प्रोटीन है, ये एजोफेरेडॉक्सिन है। ये क्या है, मोलिब्डोफेरेडॉक्सिन, मोलिब्डोफेरेडॉक्सिन। और ये कौन सा है, एजोफेरेडॉक्सिन, 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 ठीक है। दोनों अलग अलग हैं। यहां से पहले नाइट्रोजन NO इसके साथ में जुड़ जाएगी, इधर से Fe से इधर इसके साथ में जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ये। इसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो ATP से इसको मिल जाती है, जो ADP के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इससे नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ेगी और इसको कंपाउंड के अंदर बदल देगा। तो यहाँ पर हमने ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको आप डायग्राम इनका बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए कि नाइट्रोजनेस एंजाइम का सक्रिय भाग ये होता है और उसके अलावा ये किस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मोलिब्डेनम जोड़ता है नाइट्रोजन को अपने साथ में, FeS की जो N होती है FeS में, FeS2 में, फिर सल्फर यहाँ पर, इसके साथ में क्या जुड़ा रहता है, आयरन भी इसके साथ में जुड़ा रहता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस नाइट्रोजनेस एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने की है। नेक्स्ट देखिए, अभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे किस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अभिक्रिया चक्र होता है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए अब देखिए नाइट्रोजनेस क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं।
नाइट्रोजन के साथ में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 H प्लस जुड़ेंगे और किसके अंदर बदल जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा। यह प्रक्रम अनॉक्सी परिस्थितियों में संपन्न होता है। अनॉक्सी का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन के, अनॉक्सी परिस्थितियों में, क्योंकि उस परिस्थिति में वहां आप चयन के लिए नाइट्रोजन के साथ प्रतिद्वंद्विता करने वाली, क्योंकि नाइट्रोजन भी जुड़ सकती है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकती है। अगर हम ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं तो केवल नाइट्रोजन ही जुड़ेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रायिकता से इसका अपचयन हो जाएगा और स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन पर्याप्त ही नहीं होगा। एमओ तथा Fe प्रोटीन से नाइट्रोजन का किस प्रकार से अपचयन होगा, उसके लिए कुछ उत्प्रेरक भी प्रभावी होते हैं और यहाँ पर एक हमने डायग्रामेटिक मेथड से इसको बता भी रखा है उत्प्रेरक अभिक्रिया चक्र के माध्यम से कि किस प्रकार से होगा। देखिए सबसे पहले ई नोट है, यहाँ पर ये नाइट्रोजनस प्रोटीन ई नोट है। अब सबसे पहले इसमें से हाइड्रोजन इसके अंदर E2H2 का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन H+ के रूप में जुड़ा E2H2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ से E2H2 है, लेकिन यहाँ से हमने हाइड्रोजन को और बाहर निकाल दिया, आगे क्या बन गए E3H2 H+ के रूप में, इलेक्ट्रॉन और H+ इसके अंदर ऐड हो गया। अब दोनों तरफ से प्रोसेस होता है, इस तरफ भी चलता है, इस तरफ भी चलता है। यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजन निकलेगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगी, नाइट्रोजन निकलेगी। मतलब अगर इस तरीके से चक्र जाएगा तो ये बन जाएगा, और अगर इस तरीके से चक्र जाएगा तो ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन थी, यहाँ पर ये हाइड्रोजन थी, लेकिन यहाँ पर ये क्या बन गई, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन निकल गई, नाइट्रोजन जुड़ गई, H+ की उपस्थिति में काम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन या H+ इसके अंदर जुड़ेगा तो क्या बना देगा, ये नाइट्रोजन के साथ में और हाइड्रोजन जुड़ गई, NH2 यहाँ पर बन गया। एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन और जुड़ गई, NH2 बन गया। अब NH2 और आगे हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, NH3 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, NH3 निकल जाएगा बाहर, और NH3 बाहर निकल के NH का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये वापस किसके अंदर बदल जाएगा, एमीन में। एमीन के अंदर और हाइड्रोजन जुड़ा, NH3 वापस E0। तो इसका मतलब ये यहाँ से जो एंजाइम है या ये यहाँ से जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन इस तरीके से पूरी प्रोसेस के द्वारा वापस उसी प्रोटीन में बदल जाता है। और जो नाइट्रोजन इसने यहाँ पर ली है, देखिए जो नाइट्रोजन इसने यहाँ पर ली है उसको एंड में किसके रूप में बाहर निकालता है, अमोनिया के रूप में। एक अमोनिया यहाँ पर निकालता है, एक अमोनिया यहाँ पर निकालता है। वही हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होता है वो नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर बदल देता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सारी की सारी क्रिया होती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसका करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझाया गया है। देखिए यहां पर ये नाइट्रोजन है, Fe के साथ में बॉन्ड बनाएगा, मोलिब्डेनम के साथ में बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे। देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन इनके पास ऑलरेडी हैं। ये देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, बन गए, ठीक है। अब 2H+ ऐड होगा, 2H+ कहां ऐड होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक H+ यहां ऐड होगा, एक H+ यहां ऐड होगा, इस तरीके से ऐड हो गए। अब वापस फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो यहां पर ही ऐड हो सकते हैं। देखो यहां पर इन्होंने नाइट्रोजन को हटा दिया, एक्चुअली नाइट्रोजन यहां पर ही है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये NH2 है। देखिए यहाँ पर इसको सही तरीके से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर N है, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी N है और यहाँ पर H। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हो गए तो 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। उसके बाद आयरन आ गया। अब इसके साथ 2H+ और होंगे, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, H+ आ गए तो NH2 के अंदर बदल जाएगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे, NH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज और आ जाएंगे। फिर 2H+ ऐड होंगे तो NH3 बन जाएगा। वापस इसको देख लो, सबसे पहले ये जुड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब इनको संतुलित करने के लिए 2H+ जोड़ दिए, NH फिर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 2 नेगेटिव और आ गए। अब इसको संतुलित करने के लिए 2H+ फिर जोड़ दिए, तो उससे क्या जाएगा, संतुलित हो जाएगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो 2 नेगेटिव फिर आ गए। अब इन 2 नेगेटिव को संतुलित करने के लिए 2 हाइड्रोजन फिर जोड़ दिए, तो पूरा ओवरऑल यहां से जो हमने नाइट्रोजन लिया था इस जगह से, वो यहां पर जाकर किसके अंदर बदल गया है, यहां पर जाकर वो बदल गया है अमोनिया के अंदर, ठीक है। तो वही प्रोसेस हुआ है, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेगा। पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, उसको संतुलित करने के लिए 2 हाइड्रोजन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 हाइड्रोजन, और N जो है वो किसके अंदर बदल जाएगा, अमोनिया के अंदर। लास्ट देखिए, तो ये इसका प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप आसानी से समझ सकते हैं, इस प्रोसेस को आप ध्यान से देख लीजिए क्या प्रोसेस है इसका, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है
क्या क्या चीजें और इसके साथ में जुड़ सकती हैं उनके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। देखिए, नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है उसके साथ नाइट्रोजन की तरह N2O भी जुड़ सकता है, N- एजाइड जो होता है वो भी जुड़ सकता है, RNC जुड़ सकता है मतलब आइसोसाइनाइड, उसके अलावा C2H- ये सब जुड़ सकते हैं इसके साथ में, उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जुड़ा तो N2 जुड़ गया, ठीक है, ये जुड़ा यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव तो क्या जुड़ गया N2O, ये इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद में अगर N3 जुड़ता है तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ये जुड़ गया। अगर RNC जुड़ता है तो किस प्रकार से जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा, R जुड़ेगा। और अगर C2H- जुड़ता है तो कार्बन कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन तो जुड़ ही सकता है, N2O भी जुड़ सकता है, देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन। उसके अलावा N3 भी जुड़ सकता है, N3 नेगेटिव। उसके अलावा RNC भी जुड़ सकता है, उसके अलावा C2H- भी जुड़ सकता है। तो इसके ये सब तरीकों से नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइटेनियम सेकंड अल्कोक्साइड द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब इसमें जटिल संकुल बनते हैं और लास्ट में हाइड्रोजन का निर्माण हो जाता है। कोई खास अभिक्रिया नहीं है, कोई इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये टाइटेनियम का संकुल है, अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड को बोलते हैं OR, OR होता है अल्कोक्साइड, इसके साथ में कोई धातु वगैरह यहाँ पर जुड़ी रहती है। नाइट्रोजन के साथ जुड़ के सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाया नाइट्रोजन का। उसके बाद में 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, 4 नेगेटिव आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, 4 नेगेटिव आ गए। अब 4 नेगेटिव को संतुलित करने के लिए 4 पॉजिटिव आ गए। अब क्या होगा, यहां से 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन जुड़ के किसका निर्माण कर देंगे, N2H4 का, हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन होती है NH2NH2, NH2NH2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। तो ये देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें N2H4, तो N2H4 को कैसे लिखा जा सकता है, NH2NH2 से लिखा जा सकता है, हो गया। अब देखिए, अब अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये बनेगा, अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बन जाएगा, -6, और 6 हाइड्रोजन जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो इसका मतलब टाइटेनियम सेकंड से क्या बन सकता है, एक तो इससे बन सकता है हाइड्रोजन, एक तो इससे हाइड्रोजन बन सकता है, दूसरा इससे क्या बन सकता है, दूसरा इससे बन सकता है अमोनिया। तो इसका मतलब ये भी नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के अंदर बदल देता है। लास्ट है संक्रमण धातुएं, जैसे मोलिब्डेनम का ट्राईहैलाइड है, ट्राईक्लोराइड है, THF के साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, 2 नाइट्रोजन जुड़ेंगे, 2 DPP, इसको बोलते हैं डाइफेनिल फॉस्फिनो, DPP को बोलते हैं डाइफेनिल फॉस्फिन, ये इसका फार्मूला होता है, ये 2 फेनिल, ये फास्फोरस, ये CH2, फिर CH2, फिर फास्फोरस, फिर 2 फेनिल, DPPE डाइफेनिल फॉस्फिनो, ठीक है, डाइफेनिल फॉस्फिनो 1 to 20 होता है। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। अब इसको संतुलित करने के लिए 4H+ इसके अंदर जोड़ेंगे, 4H+ में से ये 2 DPP बाहर निकल जाएगा, मोलिब्डेनम बाहर निकल जाएगा, ये दोनों इसके साथ में जुड़ के और किसका निर्माण कर देंगे, हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक बार इनको रिएक्शंस जो है इनको आप एक बार आराम से देख लीजिए। अब इस प्रोसेस के दौरान जो सारी की सारी प्रोसेस है, इसके दौरान हमने किन किन चीजों के बारे में बात की, इससे आपकी यूनिट कंप्लीट होगी। यहाँ पर हमने बात की है अलग अलग प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं हमारे, वो किस प्रकार से काम आते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में नाइट्रोजनेस एंजाइम की क्या भूमिका है, उसके कितने भाग होते हैं, तो ये सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी के साथ आपकी बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको देखते रहें। धन्यवाद।